हेलो नमस्ते सभी को, मैं हूं आपका भाई रमन सिंह और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो के अंदर। आज का ये वीडियो हमारे पेज सीरीज का चौथा वीडियो है और आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के 1 मार्क्स क्वेश्चन के बारे में। आज का ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। हालांकि ये सभी क्वेश्चन सफिशिएंट नहीं होंगे, बिल्कुल सफिशिएंट नहीं होंगे, मैं इस बात का दावा नहीं करता हूं। आप इस सभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और अगर आपको और ज्यादा कमांड करना है 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए तो आपको एनसीईआरटी बुक को एक बार थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। चलिए पहले इसको देखते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं क्या कैसे करना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड बिग यूरोपियन पावर्स मीट इन बर्लिन इन 1885? 1885 में बर्लिन एक जगह है, बर्लिन में जो बिग यूरोपियन पावर्स थे यानी कि यूरोप के जो बड़े बड़े कंट्री थे, जो ज्यादा पावरफुल कंट्री थे, वो क्यों मिलते हैं, वो किस लिए मीट करते हैं, इस चीज को आपको यहाँ पर लिखना है। 1 मार्क्स क्वेश्चन है तो इसलिए आपको इसमें 1 लाइन में या 1 सेंटेंस में आपको ऐसे छोटा सा आंसर इसके बारे में लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेम द ट्रीटी ऑफ 1832 दैट रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। उस संधि का नाम क्या था, उस ट्रीटी का नाम क्या था जो कि 1832 में साइन किया गया, जिसमें ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया गया। ग्रीस को एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट स्वतंत्र देश की तरह वहां पर घोषित कर दिया गया। तो उस संधि का, उस ट्रीटी का नाम क्या था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेम द इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप इन 1830 टू 1848। ठीक है, 1830 और 1830 से 1848 के बीच का समय है। उसमें यूरोप में ऐसा कौन सा इवेंट था, यूरोप का वो कौन सा ऐसा इवेंट था जिसमें कि एजुकेटेड एलाइट क्लास के जो लोग हैं, यानी जो पढ़े लिखे जो एलाइट क्लास के लोग हैं, उनके अंदर में राष्ट्रवाद का भावना जागृत होता है। उनके अंदर में राष्ट्रवाद का भावना जो है डेवलप होता है, जागृत होता है। तो उस इवेंट का नाम बताना है यहाँ पर। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो बहुत बढ़िया, नहीं मालूम है तो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ डाला हुआ है, पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके ऊपर इसे देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। गारंटी बता रही एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815? अब देखिए 1815 के बाद का जो समय था, 1815 के बाद का जो समय था यूरोप के अंदर में, उसमें जो यूरोप के जो रिवॉल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, उनका मेन एम क्या था, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कि वो करना क्या चाहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, वो रिमार्क्ड व्हेन फ्रांस रीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में जो है सर्दी फैल जाती है। ये स्टेटमेंट किनका था, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर लिख देना है आपको। अगला क्वेश्चन है, हु वाज प्रोक्लेम्ड द जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड एट वर्साइल्स इन जनवरी 1871? 1871 में जनवरी में वर्साइल्स एक जगह है, यहां पर जो एक सेरेमनी हुआ था, उस सेरेमनी में किनको जर्मनी का एम्परर घोषित किया गया, जर्मनी का राजा किनको घोषित किया गया, आपको उनको यहाँ पर नाम लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप? 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग टाइम में, 19th सेंचुरी के अर्ली टाइम में यूरोप के अंदर में लिबरलिज्म का मतलब क्या था? लिबरलिज्म का हिंदी मीनिंग नहीं पूछ रहा है, हिंदी मीनिंग तो इसका होता है उदारतावाद। लिबरलिज्म का हिंदी मीनिंग होता है उदारतावाद, लेकिन आपको इसका मतलब लिखना है कि उस समय में लिबरलिज्म का क्या मतलब हुआ करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815? 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना जो साइन हुआ था, उस संधि का, उस ट्रीटी का मेन एम क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, आपको वो यहां पर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज? जो फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो क्रांतिकारी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, तो आपको उस चीज के बारे में आपको यहाँ पर हल्का सा लिख देना है। चलिए इन क्वेश्चन को रेज करते हैं, फिर आपके सामने आते हैं। हाँ, तो आ चुके हम नए क्वेश्चन के साथ में। लाइट थोड़ा कम चुका हुआ क्योंकि लाइट कट चुका है, लेकिन वीडियो तो हम बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लासेस इन यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी? यूरोप के अंदर में 19th सेंचुरी का जो समय था, उसमें जो मिडिल क्लास जो इमर्ज कर रहे थे, यानी कि जो उभर रहे थे, तो उभरते हुए मिडिल क्लासेस के जो लोग थे, उनका एक स्ट्रॉन्ग डिमांड क्या था? स्ट्रॉन्ग डिमांड कहने का मतलब यह है कि वैसा डिमांड जिस पर ये लोग अडिग थे, जिस पर ये लोग टिके हुए थे कि हाँ भाई हमको हमारा डिमांड पूरा होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेजर चेंजेस दैट अकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन यूरोप? फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद में यूरोप के पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो में क्या क्या चेंज देखने को मिलता है, उन चेंजेस को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेजर इशू टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट्स? आखिर वो कौन कौन से इशू थे जिस इशू को उठाते हैं कौन, जो लिबरल नेशनलिस्ट हैं, जो लिबरल नेशनलिस्ट है वो कौन कौन से इशू को उठाते हैं, उन इशू को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
मेंशन द प्रोक्लेमेशन ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। प्रोक्लेमेशन मतलब होता है घोषणा। क्या होता है? घोषणा। तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था उसका प्रोक्लेमेशन क्या था, उसका घोषणा क्या था, आपको वो चीज यहां पर लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वो फाउंडेड द सेक्रेट सोसाइटी यंग इटली ड्यूरिंग द 1830। 1830 के समय में यंग इटली नाम का जो सेक्रेट सोसाइटी था उसको फाउंड कौन करते हैं, उसको कौन बनाते हैं, आपको उनका नाम लिखना है। एक यहाँ पर क्वेश्चन और ऐड कर लीजिए, यहाँ पर लिखे हुए नहीं है, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप यहाँ पे ऐड कर लीजिए। यंग यूरोप का को किसने फाउंड किया था वो भी आप ऐड कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम द फीमेल एलेगरी रिप्रेजेंटिंग द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। यानी कि फ्रांस के रिपब्लिक को, फ्रांस के गणतंत्र को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से फीमेल एलेगरी का यूज किया गया, उस फीमेल एलेगरी का आपको यहाँ पर नाम लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन नेशन के रिप्रेजेंट करने के लिए, जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन से फीमेल एलेगरी को यूज किया गया है, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट अपहेवल दैट टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। अपहेवल मतलब होता है उथल पुथल, टर्मोइल, ठीक है। तो अपहेवल मतलब होता है उथल पुथल। तो जुलाई 1830 में फ्रांस में जो सबसे पहला उथल पुथल हुआ था, जो सबसे पहला जो टर्मोइल हुआ था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ फ्रांस के ऊपर में, आपको उसके बारे में लिखना है। आपको यहाँ पर 16 क्वेश्चन करवाए हैं और ये 16 क्वेश्चन मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि ये सफिशियंट नहीं है एमसीक्यू के लिए। हम जो लॉन्ग क्वेश्चन करवाए हैं वो सफिशियंट है, लेकिन ये जो एमसीक्यू के लिए जो क्वेश्चन है ये सफिशियंट नहीं है। ये बात हम भी जान रहे हैं और ये बात आप भी जान रहे हैं। तो अगर आपको एमसीक्यू पर कमांड करना है तो वो कमांड आप कैसे कीजिएगा, यहाँ पर सिंपल सा बात लिखा हुआ है, रीड द बुक एंड काम तमाम। यानी कि अगर आप एक बार, दो बार, 3 बार मैक्सिमम, अगर आप 3 बार एनसीईआरटी बुक को थॉरोली पढ़ जाते हैं, बस सिंपली आराम से पढ़ जाना है, कुछ खास नहीं करना उसमें, बस पढ़ जाना है। अगर आप उसे पढ़ जाते हैं तो आपको मालूम चल जाएगा कि आंसर किस प्रकार से लिखना है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके आंसर किस प्रकार से लिखना है। दूसरी बात कि जो एमसीक्यू है वो कहाँ कहाँ से आएगा, वो जो एमसीक्यू होता है वो लाइन से ही उठता है, वो आपको एक्सरसाइज से नहीं मिलेगा, वो आपको इधर उधर नहीं मिलेगा। एमसीक्यू आपके एनसीईआरटी के लाइन से ही मिलता है। तो आप उस लाइन में जब पढ़े रहिएगा, आपके दिमाग में रहेगा, जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा एग्जाम हॉल में तो क्लिक करेगा, हाँ ये पढ़े हुए थे और आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है रीड द बुक, ये मजाक में नहीं लिखा हुआ, ये बहुत सीरियस बात है। आपको बुक को रीड करना है, हर चैप्टर को रीड करना है, 1 बार, 2 बार, 3 बार तो जरूर करना है, ठीक है। और ऐसा मत कीजिए कि हाँ पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, तो कल तो कभी आता ही नहीं है। ये वीडियो खत्म हो रहा है, तुरंत वीडियो बंद कीजिए, फोन बंद कीजिए, आप बैठ जाइए किताब को पढ़ने के लिए, उस किताब को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अभी 1 पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए, फिर बाद में पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक क्या होगा ये बता देते हैं। अगला टॉपिक होगा हिस्ट्री चैप्टर 2, उसका आप PYQ करवाएंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन। फिर अगले वीडियो में 5 मार्क्स क्वेश्चन करवाएंगे, मतलब जिस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से आपका वीडियो का लेंथ और वीडियो का जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ता चला जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।